प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम विशेषण को कवर करेंगे और कल वाले क्लास में हमने सर्वनाम किया था, तो हमारे कई सारे टॉपिक जो है वो व्याकरण के कंप्लीट हो चुके हैं। चलिएगा, आज वाला जो क्लास है आपको ठीक इसी तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है। चलिएगा, इसमें चलते हैं। परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले विशेषण की संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, राम अच्छा लड़का है। राम यहाँ पर क्या है? राम यहाँ संज्ञा है और अच्छा जो है वो विशेषण है, क्योंकि अच्छा विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक ऐसे ही नोट डालकर आपको नोट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर विशेषण आपको पहले लिखा हुआ दिखाई देता है तो वे समझ ही नहीं पाते इसमें संज्ञा है या फिर ये विशेषण है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डालकर लिखा है कि विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिएगा। घोड़ा काला है। घोड़ा यहाँ क्या है? विशेष्य है और काला क्या है? विशेषण है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ने अभी तो बताया कि घोड़ा संज्ञा होना चाहिए था, अब ये विशेष्य क्यों है? देखिए बेटा, इसको विशेष्य भी बोलते हैं। संज्ञा को हम विशेष्य बोल सकते हैं, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। राम की गाय काली है। गाय की विशेषता बताई जा रही है, राम की गाय है और राम की गाय जो है ये विशेष्य है। काली यहाँ पर क्या है? विशेषण है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है, वह संज्ञा और सर्वनाम हो सकता है। राम सुंदर लड़का है। राम क्या है? सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर सुंदर जो है, सुंदर क्या है? यहाँ पर सुंदर विशेषण है और लड़का जो है ये विशेष्य है। आगे चलिए, आगे जो इसमें आगे पॉइंट आएगा उसको देखते हैं। प्रविशेषण। अब मैं प्रविशेषण को आपको बताना चाहूंगी कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम की गाय, अभी हमने पढ़ा था काली है। अभी हमने क्या पढ़ा? राम की गाय सुंदर है या राम की गाय काली है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राम की गाय बहुत काली है। बहुत काली है। काली यहाँ पर विशेषण होगा। काली क्या होगा? विशेषण होगा। लेकिन बहुत क्या है? यहाँ पर प्रविशेषण है। और राम की गाय क्या है? ये विशेष्य है, क्योंकि राम की गाय की विशेषता बताई जा रही है। ठीक ऐसे ही कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अगर हम बोलते कश्मीरी सेब लाल है तो क्या होता? कश्मीरी सेब आपका विशेष्य हो जाता और लाल जो है वो आपका विशेषण हो जाता। लेकिन हमने बोला कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। सिंदूरी यहाँ पर प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। विशेषण के भेद जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, फिर आपका सर्वनामिक विशेषण, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो है, इसकी डेफिनेशन को समझते हुए चलेंगे। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपने यहाँ कई सारी चीजें देखी। गुण का आप कैसे पता करेंगे? काफी सारी चीजें आ गई। संज्ञा और सर्वनाम का आकार, प्रकार आ गया भाई, गुण, दोष आ गए, रंग, रूप आ गया, स्वभाव आ गया, बहुत सारी चीजें हैं और भी। तो आपको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसे आकार प्रकार को देखिएगा। आकार प्रकार में क्या होता है? ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना, ये आ जाएंगे आपके आकार और प्रकार के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, वो गुण का कार्य करते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक ऐसे ही व्यक्ति के गुण, जैसे कि चंचल है, कोई व्यक्ति चंचल है, बुद्धिमान है, समझदार है, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रभावशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा आदि आदि, यानी कि बहुत सारे और भी हैं गुण जो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए। ये गुण भी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक ऐसे ही दोष को भी रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है, उसे वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अपवित्र है, योग्य, अयोग्य, योग्य गुण में आ जाएगा और अयोग्य जो है वो दोष के अंतर्गत आएगा। क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक, ये आते हैं आपके दोष के अंतर्गत। रंग रूप की अगर बात करें तो गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा और गुलाबी, ये आपके रंग रूप के अंतर्गत आ जाएंगे।
स्वभाव की बात कर लेते हैं। इसमें धीर, गंभीर, मजाकिया, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान और शांत स्वभाव, बोलते हैं ना कितना शांत स्वभाव है, ये आते हैं आपके स्वभाव के अंतर्गत। ऐसे ही अवस्था होती है तो वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएंगी, जिससे बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा, ये किस में आएंगे? ये अवस्था के अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगर स्थिति की बात करते हैं, स्थिति को देख लीजिएगा, उसमें आप उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला, इस तरीके से जो स्थिति होती है वो भी आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। दिशा की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये जो दिशाएं हैं ये आएंगी आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। स्थान की बात करें, स्थान में शहरी, जापानी, बाहरी, देसी, विदेशी, ग्रामीण बोलते हैं हम लोग, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल होते हैं। स्वाद की बात करते हैं तो हम बोलते हैं खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका, ये क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण में होते हैं। देश काल में अगर बात करें, प्राचीन और ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी, ये आपके देशकाल की अगर बात होगी तो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक ऐसे ही समय की बात कर लेते हैं। आपका दैनिक होगा, साप्ताहिक होगा, मासिक होगा, वार्षिक होगा, नवीन और प्राचीन होगा, संध्याकालीन होगा, प्रातःकालीन होगा, तो ये सारा समय भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल को देख लीजिएगा तो आपकी क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी चीजें सारी। इसके अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, देखिएगा, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। हमें किस में रहना चाहिए? स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो स्वच्छ क्या है? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। मेरे पास नीली कार है। नीली क्या है? गुण बताया, उसकी क्वालिटी बताई आपने, वो नीली कार है, तो ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हो गया। नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सुंदर अभी आप ऊपर देखकर आए हैं, ये क्या है? आपका गुण है। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी गुण है। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है, यानी कि माफ करना शोभा देता है। ये क्या है? गुण है। अब आप देखेंगे परिणामवाचक विशेषण नंबर 2 पर क्या आएगा? परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की परिणाम संबंधी विशेषता यानी कि नाप, तोल और माप का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम संबंधी विशेषता यानी नाप, तोल और माप, ये चीज ध्यान में रखिएगा, नाप, तोल और माप। ये मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है कि यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाता है, परिणाम समझ ही नहीं पाते कौन सा वाला परिणाम है भाई। यानी नाप, तोल और माप का बोध कराते हैं, वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा जो है वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, निश्चित परिणामवाचक विशेषण ये जो है आपका जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या फिर पदार्थ की निश्चितता का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द आपके वस्तु या फिर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अंजलि ने 2 किलो अनार खरीदे। 2 किलो क्या खरीदे? अनार खरीदे। तो 2 किलो एक निश्चित मात्रा है, उसने 1 या 2 अनार उठाया होता तो मात्रा का पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन उसने खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं भाई? 2 किलो खरीदे हैं, तो 2 किलो एक निश्चित मात्रा है। ठीक ऐसे ही हम देखेंगे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण को। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या फिर पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, खीर में चीनी कम है या फिर खीर में चीनी कम डालना। ठीक है, कम डालना, इससे आप समझ जाएंगे भाई समझ नहीं आया, कम डालने में हमें 1 चम्मच डालनी है, 2 चम्मच डालनी है या फिर 1 कटोरी डालनी है, कितनी डालनी है समझ ही नहीं पा रहे आप। ठीक है, तो कम का मतलब कम होता है। थोड़ी दाल और थोड़े चने खरीद लेता हूँ वो समझ नहीं पा रहा। उसने ये तो समझ लिया किसी व्यक्ति ने कि भाई मुझे खरीदना है थोड़ी सी दाल और थोड़े से चने, लेकिन कंफ्यूजन है आधा किलो खरीदे, 1 पाव खरीदे या 1 किलो खरीदे, कितना खरीदे। 3rd नंबर पर आता है, फिर क्लियर हो गया होगा आपको परिणामवाचक विशेषण। 3rd नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे दोनों स्कूल गए, तीसरा आदमी कहाँ गया। वे दोनों, यहाँ पर दोनों जो है संख्या का बोध हो रहा है, तीसरा आदमी, 2 तो यहीं खड़े हैं लेकिन तीसरा कहाँ चला गया, तीसरा कहाँ गया, इसके लिए बात हो रही है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको समझते हुए चलेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ लेते हैं पहले, अनिश्चित खुद आ जाएगा आपकी समझ में और मैं समझा भी दूंगी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पर्वत पर 10 भेड़ें दिखी, पर्वत पर क्या दिखी हमें? 10 भेड़ें दिखी। तो 10 वहां पर एक गिनती में आपने बता दिया, मात्रा में, संख्या में बता दिया कि भाई 10 हैं तो 10 हैं, यहाँ पर नापा तोला नहीं गया। अभी मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगी जहां आपका कंफ्यूजन बना हुआ होगा, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित में, संख्यावाचक में और परिणामवाचक में, वहां पर भी 2 किलो आया, आपने देख लिया, लेकिन मैंने आपको वहां पर क्या बताया था? नाप तोल वाली चीजें बताई थी, ठीक है, नापने तोलने वाली चीजें, और यहाँ काउंटिंग वाली चीजें आएंगी, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो समझ में आएंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूजन भी क्लियर होता जाएगा। पर्वत पर 10 भेड़ें दिखी, 10 यानी कि आपने 10 काउंट कर लिया, 10 दिखी हैं, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 8 और 9 भी नहीं है। मेरे साथ 17 लोग नाव पर बैठे थे, मेरे साथ बैठे थे 17 लोग और नाव पर। आगे देखिएगा, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। कितने तरीके से होते हैं, कितने तरीके से आप शब्द लिखे होंगे और आप उनको बताएंगे कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गणना के आधार पर, गणनावाचक विशेषण भी होता है, गणना के आधार पर होता है। जैसे आप गणना कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गणना करते हैं ना। तो ये क्या होगा? आपका गणना के आधार पर हो जाएगा। फिर क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से बोलते हैं। 5वां, छठा, 7वां, वाह लगा देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इस तरीके से भी जब आप बोलते हैं तो वो एक क्रम आ जाता है, ठीक है। तो क्रम के आधार पर भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक का मतलब समझते हो? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, इस तरीके से जो गुना में आप आवर्ती करते जाते हो, बार बार बढ़ता जाता है। तो आवर्तीवाचक जो शब्द होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। समुदायवाचक में आप बात करेंगे दोनों, तीनों, मतलब ग्रुप में जो बात होती है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरीके से बात करते हैं। छठों, या फिर पूरा ग्रुप का एक नाम ले लेते हैं, इस तरीके से। तो समुदायवाचक जो बातें होती हैं वो भी आपकी निश्चित संख्यावाचक में आएंगी। प्रत्येक बोध, प्रत्येक बोधक क्या होता है? प्रत्येक बोधक यानी कि प्रत्येक, हर एक, हर रोज, 2-2, सब, सबके सब, इस तरीके से हम जो बात करते हैं प्रत्येक बोधक की, वो भी हमारी निश्चित संख्यावाचक में होती है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, भाई कुछ लोग खड़े हैं, ग्रुप में 5 से 6 हो सकते हैं, लेकिन आपने काउंट नहीं किया। आपने क्या देखा कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे ही आए हैं, आपने बच्चे देख लिए क्लास में, आज बहुत कम बच्चे आए हैं, काउंट तो नहीं किए, लेकिन 8-10 हो सकते हैं, बहुत थोड़े हैं, इसलिए 8-10 बच्चों को आपने क्या बोला? बहुत थोड़े हैं, लेकिन आपने काउंट नहीं किए, ठीक है। तो ये क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। काउंट नहीं था तो कंफ्यूजन है, पता नहीं कितने होंगे। फिर अब आप एक चीज यहाँ पर समझेंगे, ये पॉइंट 2 नहीं है, 4 आना है यहाँ पर, ठीक है, 4 आना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट विशेषण है। स्वर्णामिक विशेषण मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। जो शब्द सर्वनाम होते हैं, होते हुए भी संज्ञा से पहले आते हैं, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आते हैं अथवा संकेत करते हैं, यह संकेतवाचक या स्वर्णामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आई आपकी चीजें? नहीं आई? फिर से समझिएगा। जो शब्द सर्वनाम होते हैं, जैसे वह है आपका, यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, वह क्या है? आपका सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आता है, सर्वनाम है, और सर्वनाम होते हुए भी वो क्या है? संज्ञा से पहले आता है। पहले आ रहा है नौकर से, नौकर संज्ञा है। तथा संकेत करते हैं अथवा संकेत भी करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक या फिर स्वर्णामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, संकेत करके हम बता रहे हैं कि भाई वह नौकर नहीं आया, तो वह जो है यहाँ स्वर्णामिक विशेषण है। वह क्या है? स्वर्णामिक विशेषण है। आगे देखिएगा, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है हम बोल सकते थे, लेकिन हमने घोड़ा से पहले क्या लगाया? स्वर्णाम लगा दिया, तो ये क्या हुआ? स्वर्णामिक विशेषण हो गया। लड़का सुंदर है, लेकिन लड़का से पहले वह आया, वह क्या है? स्वर्णामिक विशेषण है। अब शायद चीजें क्लियर हुई होंगी। विशेषण की अवस्थाएं समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती। इसमें जो है मूलावस्था में किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है। दीपिका क्या है? एक व्यक्ति है, एक लड़की है, और दीपिका अकेली है, तो इसी की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ लेखिका है, इसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही। राहुल मेरा प्रिय मित्र है,
किसी एक ही व्यक्ति के विषय में आप बात कर रहे हैं। दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है। जैसे नीरा जो है वो दीपिका से श्रेष्ठ लेखिका है। नीरा और दीपिका यहाँ पर दो लेखिकाएं हैं। नीरा और दीपिका जो हैं वो दो लेखिकाएं हैं और दोनों में आपस में तुलना हो रही है कि नीरा जो है वो दीपिका से श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक तो आपको से चिन्ह दिखेगा, ये चीज जो अभी बता रही हूँ उसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अंकित रजत की अपेक्षा प्रियतर है, प्रियतर मित्र है, यानी कि अंकित जो है वो मेरा रजत से ज्यादा प्रिय है। ऐसे दोनों में तुलना हो रही है, अंकित और रजत में। अब आप एक चीज नोट करिएगा, एक तो आपको यहाँ पर से दिखेगा, ठीक है, और एक आपको तर दिखेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले यहीं पर कंफ्यूजन क्लियर करते हुए चलती हूँ कि जो उत्तरावस्था है उत्तर में भी तर लिखा है और आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा उत्तरावस्था का वहां पर भी आपको तर दिखेगा। यही इसकी ट्रिक होती है पहचानने की, अगर आप वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और या फिर आपको दो व्यक्तियों के अंतर्गत ये जो कंपैरिजन है ये आपको दो व्यक्तियों के दो वस्तुओं के बीच में मिलेगा, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था है। अब बात करते हैं उत्तम अवस्था की। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को अच्छा या फिर एक को बुरा बताया जाता है। जैसे शीतल श्रेष्ठतम लेखिका है, शीतल जो है श्रेष्ठतम लेखिका है, शीतल सबसे श्रेष्ठ है। तम आया इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तम आया, उत्तम में भी तम है और यहाँ पर भी तम है। उत्तम अवस्था की ट्रिक यही होती है कि आप तम से इसको पहचान सकते हैं अगर आपने याद भी नहीं किया है। यहाँ पर देखिएगा एक और एग्जाम्पल, नवल मेरा प्रियतम मित्र है। प्रियतम, तम आया है, उत्तम अवस्था का उदाहरण है। विशेषण की तीन अवस्थाओं के कुछ और उदाहरण इस प्रकार से हैं, आप देखिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। में तीनों अवस्थाओं को यहाँ आपको बता रही हूँ, तो तीनों को देखते हुए चलिएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। तर और तम को देखते हुए चलना कि हाँ मैम ने जो बताया वो राइट है या नहीं है। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। दूर, दूरतर, दूरतम। मृदु, मृदुतम, मृदुतर, मृदुतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। निकट, निकटतर, निकटतम। महान, महानतर, महानतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। और सरल, सरलतर, सरलतम। तथा संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना होती है, तो कौन से वे संज्ञा शब्द हैं जैसे विशेषण बनाते हैं जो, उनमें आता है चर्चा। यहाँ तक आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो गई, ठीक है, इंग्लिश में तो इसको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो ये जो उत्तम अवस्था है, उच्चतर अवस्था है और मूलावस्था है, ये यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आप देखेंगे कुछ शब्दों की जो रचना है वो संज्ञा से होती है, कुछ की आपकी सर्वनाम से होती है, कुछ विशेषण शब्दों की, और कुछ की आपकी अवयव से होती है। तो वे भी देखते हुए चलते हैं फटाफट से। जो हमारा चर्चा है, चर्चा से हमारा चर्चित विशेषण बनता है, शास्त्र से शास्त्रीय विशेषण बनेगा, पत्थर से पथरीला बनेगा, गौरव से क्या बनेगा, गौरवशाली बनेगा। नेक्स्ट है आलस्य, आलस्य से आलसी बनेगा, इतिहास से ऐतिहासिक बनेगा, चमक से चमकीला, नमक से नमकीन, प्यास से प्यासा विशेषण, पितृ से पैतृक विशेषण, कांटा से कटेला विशेषण, पुराण से पुराणिक विशेषण, नियम से नियमित विशेषण बनेगा, और स्मरण से स्मरणीय विशेषण बनेगा, चाचा से चचेरा विशेषण बनेगा, नीति से नैतिक विशेषण, विचार से वैचारिक विशेषण, जोश से जोशीला विशेषण, ठंड से ठंडा विशेषण, ईमानदारी से ईमानदार विशेषण, अनुभव से अनुभवी विशेषण, नगर से नागरिक विशेषण बनेगा। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना होती है और देखते हैं कैसे। जो से जैसा विशेषण बनता है, मैं से मेरा विशेषण, कौन से कैसा विशेषण, तू से तेरा विशेषण बनेगा, आप से आपसी या फिर आप जैसा विशेषण बनेगा, वैसे वैसा विशेषण बनेगा, यह से ऐसा विशेषण बनेगा। कुछ विशेषण शब्दों की जो रचना है वो क्रिया से होती है, जैसे पठन से पठित, देखना से दिखावटी, फूलना से फुलक्कड़, कमाना से कमाऊ और टिकना से टिकाऊ बनता है, बिकना से बनाना बिकाऊ बनता है, बनाना से बनावटी बनता है। कुछ अवयव शब्द हैं जिनसे विशेषण शब्दों की रचना होती है, वे है आगे से अगला बनता है, अंदर से अंदरूनी बनेगा, नीचे से निचला विशेषण, बाहर से बाहरी विशेषण, भीतर से भीतरी विशेषण, पीछे से पिछला विशेषण बनता है। तो यहाँ जो है आपका विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का क्लास? उम्मीद करूंगी अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो इसमें लाइक जो है वो भर भर के दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको उन दोस्तों के साथ में जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़कर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
सारे टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक दिन में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। और आपकी 3 क्लासेज यहाँ पर चलती है, मैं फिर से बता देती हूँ। सुबह 8 बजे जो है आपका साहित्य का क्लास चलता है, सुबह के 8 बजे आपका साहित्य क्लास होता है, जहाँ आपका भक्तिकाल चला हुआ है। संत काव्य में काफ़ी कुछ हम आगे तक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट होने वाला है और 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा संत काव्य। फिर हम उसमें जो है प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्रेमाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे, यानी सूफी काव्य धारा को। ठीक है, और आपका 2 बजे जो है आपका क्लास चलता है पहले 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं आप। थर्सडे और फ्राइडे तथा सैटरडे को आप क्या पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं दोपहर 2 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा युवान हिंदी अकादमी से। अगर आपको अपनी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी बेहतर करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और कुछ करना है, अगर आपने संकल्प लिया है तो जुड़िएगा जरूर और क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सारे मिलते रहे समय पर। बाय बाय।